तो मैं हेमंत महावर आप सबके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास का ये चैप्टर वैश्वीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने अपनी इस वीडियो में इसको समझाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में आए, ज़रा सा भी समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि चैप्टर कैसा लगा। मैं आपके लिए इस चैप्टर के साथ और भी नए नए चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में अगर आपको कुछ लगे ज़रा सा भी मेरी इस वीडियो में कि आपको कुछ समझ में आया तो मुझे ज़रूर, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि कमेंट में बताएं। 12th क्लास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर साल। वैश्वीकरण का एक बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है। मैंने एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में इसको लिखा है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण से अभिप्राय एक ऐसी अवधारणा से है जिसमें हम वस्तु, पूंजी, श्रम और व्यक्तियों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें विचारों का आदान प्रदान भी होता है, इसी को ही वैश्वीकरण बोलते हैं। तो वैश्वीकरण एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा भी है। इसका दूसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा भी हम इसको कह सकते हैं। इसके कुछ आयाम हैं जिसके हम आयाम, स्तंभ, प्रभाव या कारण ये सब बोल सकते हैं। वैश्वीकरण के आयाम 3 प्रकार के होते हैं। एक आर्थिक है, एक राजनीतिक है और एक सांस्कृतिक है। तो फर्स्टली हम पहला पढ़ेंगे आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम से अभिप्राय। आर्थिक आयाम क्या है? आर्थिक आयाम के अंतर्गत एग्जाम्पल से ही समझाया मैंने इसको। जैसे यहाँ पर तकनीक और विज्ञान के साथ पूंजी को बढ़ावा दिया जाता है, और दूसरे में इसको देखिए तो इसमें नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था मतलब नियो को बढ़ावा दिया जाता है। और साथ में अंकटाड जो गुटनिरपेक्ष देशों की मदद से बनाया गया एक संगठन है, इसको भी इसके साथ व्यापारिक समझौते के तहत जोड़ा गया है। वैश्वीकरण के अंतर्गत विकसित और विकासशील देश दोनों मिलकर आपस में सहयोग करते हैं और इसके द्वारा इसकी अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। वैश्वीकरण में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की समस्या को सुलझाने की बात भी कही गई है। ये दूसरा आयाम आता है सांस्कृतिक आयाम। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ये कहीं ना कहीं 4 नंबर का भी आ जाता है, जो हमें जानना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल पूरे विश्व इसी स्थिति में जी रहा है, सांस्कृतिक कल्चर, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश का किसी पर प्रभाव देखने को मिलता है। अमेरिका इसका मोस्टली एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट देखेंगे हम सांस्कृतिक आयाम। सांस्कृतिक आयाम में क्या है इसका? सांस्कृतिकों की आवाजाही। सांस्कृतिकों की आवाजाही क्या होती है? जैसे एक देश के नागरिक दूसरे देश में आना जाना करते हैं, उसी को सांस्कृतिकों की आवाजाही कहते हैं। तो ऐसा है संभव, जैसे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक देश में किसी ना किसी देश के नागरिक जरूर मिलते हैं, आना जाना लगा रहता है। जैसे हमारे फिल्म स्टार हो गया, फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ और भी जो लोग हैं, टूरिस्ट के रूप में घूमना, ये सब आना जाना लगा रहता है। तो ये हमारा एक दूसरे को पारस्परिक जोड़ने वाली एक अवधारणा भी है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं हम एक देश की फिल्मों को दूसरे देश में दिखाना और उसके प्रोग्रामों को एक दूसरे देशों में आपस में देखने को मिलता है सांस्कृतिक आयाम में। फिर तीसरा पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट है संचार व्यवस्था का स्थानांतरण। आज पूरे विश्व में संचार व्यवस्था का स्थानांतरण हो चुका है। इसका मतलब क्या है? पूरा विश्व कहीं ना कहीं टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और किसी न किसी देश में ये एक कहीं ना कहीं तेज और कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है, बट आज पूरा विश्व इससे जुड़ा हुआ है। भारत में सैटेलाइट की जो पहली शुरुआत हुई थी वो 1975 में हुई थी रूस की मदद से, जिसमें पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था। उसमें उस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। इसमें मैंने नहीं बताया बट मैं ओरली बोल रहा हूँ, आर्यभट्ट। फोर्थ पॉइंट है इसका फास्ट फूड कल्चर। हाँ, आज पूरे विश्व पिज़्ज़ा, बर्गर और पेप्सी ऐसी इन चीज़ों में जी रहा है। ये फास्ट फूड कल्चर क्या है? दूसरे देशों की कॉपी करना, और ये कहीं ना कहीं उस देश का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर 5वां पॉइंट है वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में सांस्कृतिक का विकासशील देशों पर प्रभाव। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आज वैश्वीकरण के कारण कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश की संस्कृति प्रभावित हुई है और उसकी सभ्यता वह अपने आप में भूलता हुआ जा रहा है, तो उसकी सभ्यता पर संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हम आज वेस्टर्न कल्चर के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं, इससे हम ज़्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं, प्रभावित हैं, ठीक है, और अपनी सभ्यता को भूलते हुए जा रहे हैं। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और 5वां पॉइंट इसी से सेम रिलेटेड है, सभ्यता और संस्कृति का बिल्कुल ही भूलना। हम रियल में ही अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं और दूसरे देशों की सभ्यता को अडॉप्ट कर रहे हैं। वैश्वीकरण का तीसरा आयाम है, तीसरा आयाम राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम में एक क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं। मैंने यहाँ पर स्लैश करके बताया है। राजनीतिक आयाम में कल्याणकारी राज्य का स्थान
बाजार ने ले लिया है या बाजार ले रहा है। इसके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आज राज्य जो है, राज्य की शक्ति कम हो रही है, राज्य की शक्ति कम हो रही है, क्यों, उसका कारण भी बता सकते हैं। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है कि सिंपल सा, बस राज्य जो है, राज्य की शक्ति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा या फिर राजनीतिक आयाम क्या है। पहला पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। पहला पॉइंट में ये है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। हाँ, वैश्वीकरण एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है रियल में ही, जिसमें पूरे विश्व में सारे देश मिलकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, विभिन्न देशों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा। हाँ, आज वैश्वीकरण के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ पाना संभव है। बिल्कुल, जैसे कि यूएनओ में आज हम आराम से जुड़ सकते हैं, आसानी से जुड़ सकते हैं। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और भी इसके अंदर इसकी संस्था है जिससे जुड़ना आज वैश्वीकरण के द्वारा संभव हो पाया है। तीसरा पॉइंट है, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। हाँ, रियल में यही पॉइंट है जो मैंने हेडलाइन में लिखा हुआ है, पर राज्य का स्थान है वो बाजार ने ले लिया है। इसमें देखते हैं राज्य ने अपनी क्षमता कैसे खोई। राज्य की क्षमता में कमी आई है। राज्य अब कुछ मुख्य कार्य जैसे कानून बनाना, सुरक्षा तक ही सीमित है। अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकता का मुख्य निर्धारक बन गया है। हाँ, रियल में ही आज जो है राज्य को सिर्फ एक कानून का निर्माता ही माना जाता है और बाजार जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली बनते जा रहे हैं, जिससे इसका प्रभाव राज्य पर देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन आया तो 4 नंबर का बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर करें अटेंड तो फ्री के में मिल सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, राज्य की शक्ति में कमी कैसे आई है। चौथा पॉइंट है इसका, राज्य की प्रधानता। हाँ, राज्य जो है, राज्य की प्रधानता बरकरार है। राज्य को पहले भी वही माना जाता था, राज्य जो पहले अस्तित्व में था और आज भी वही माना जाता है, लेकिन उसे खास चुनौती मिल रही है या चुनौती का सामना कर रहा है। उसका कारण भी यही है, वैश्वीकरण, जिसके कारण राज्य जो है चुनौती का सामना कर रहा है। राज्य के नागरिकों की सूचनाएं। हाँ, राज्य जो है, राज्यों के नागरिकों की सूचनाएं प्राप्त करना आसान हो गया है वैश्वीकरण के द्वारा। आज हम ये देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का मामला है, टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, संभव है। राज्य के अंदर कितने नागरिक रहते हैं, कितने उनकी जनसंख्या है, कितने व्यवसाय हो रहे हैं, ये सब आज वैश्वीकरण के द्वारा संभव है। तो आज वैश्वीकरण से राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, राज्य अधिक ताकतवर बन गए हैं टेक्नोलॉजी की सहायता से, और ये सब संभव हो पाया है वैश्वीकरण के द्वारा। अब ये क्वेश्चन का पूरा इस तीनों पार्ट इसके खत्म हो चुके हैं, तीनों भाग आयाम खत्म हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको अगली वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। बाय। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं इसमें ज़रूर देखना चाहूँगा कमेंट में आपका रिव्यू।